जो नेचुरल ब्रीड वहाँ पे है, इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, उनका दूध सबसे अच्छा होता है, टेस्टी होता है। रास्ते में रुक के पानी भर दिया डोलची में और फिर जाके उसको मतलब 12 किलो को 15 किलो बना दिया। सजा होगी, लोग देखेंगे कि भाई एग्जांपल सेट होता है कि भाई ये मिलावट करते थे तो पकड़े गए, ठीक है, इनकी यूनिट सील हो गई, उस व्यक्ति को जेल हुई या जो भी उसको सजा मिली। क्या आप अपने बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी कैसे फॉलो करते हैं और इसको क्या आप हमें कुछ एक दो हाइलाइट्स बता पाएंगे कि किस टाइप से आप सस्टेनेबिलिटी को फॉलो करते हैं और इको फ्रेंडली बिजनेस रन कर रहे हैं? मेल प्रैक्टिसेस आई कि जो बच्चा पैदा हुआ उसको आपने मार दिया, या होने की जरूरत ही नहीं हुई, अपने हार्मोन्स के द्वारा ट्रिगर किया कि गाय दूध लगातार देती रहे। इस तरह की चिप्स आजकल गायों में लोग लगा देते हैं। अच्छा, हाँ, देखिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना तो आज की आवश्यकता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस पॉडकास्ट वीडियो में जिसमें हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड और कैसे हम इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर सके और इससे रिलेटेड किस टाइप के हम कॉन्शियसनेस को जगा सके लोगों के दिमाग में, लोगों को, और कैसे प्रमोट कर सकते हैं। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे हेथा के फाउंडर मिस्टर असीम रावत जी से। गौपालन को लेकर उनको नेशनल अवार्ड मिला है जिसे कहते हैं नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। तो आज हम सर से बहुत सारी चीज़ें से रिलेटेड बात करेंगे और इससे इर्द गिर्द कुछ चीज़ें मेरे को पता है, कुछ चीज़ें मेरे को नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो असीम रावत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी इस चैनल पे। और आपसे सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपका मतलब आपने कब, कैसे आपने आपकी थोड़ा एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए कि आपने किस किस फील्ड में आपने एजुकेशन किया। और हमें पता है कि आप फॉरेन में भी गए हो, आप आईटी में काम किए, बहुत सारी चीज़ें हमें पता है ऑलरेडी, है ना, बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी है। तो आप ब्रॉडली थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके बता दीजिए कम समय में, ताकि हम और बाकी चीज़ों में ज़्यादा बात कर सकें। जी बिल्कुल। तो थैंक यू फॉर होस्टिंग मी। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन। IIIT हैदराबाद से मैं पास आउट हूँ और लगभग 14 इयर्स का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो हमारा सपना होता है जॉब करना, तो मैंने भी जॉब की। और जब 14 इयर्स हो गए तो इसी दौरान मुझे बहुत सारी कंट्रीज़ में घूमने का, वहाँ काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो वो भी मेरे साथ हुआ। ये सब एक्सपीरियंसेस आपके साथ लाइफ में रहते हैं। जब 14 इयर्स हो गए तो एक ऐसे प्रोग्राम आ रहा था इंडिजिनस काउज़ के ऊपर कि जो इंडिजिनस काउज़ हैं वो ज़्यादा यूज़ की नहीं है, मिल्किंग भी कम होती है, डेयरी में नहीं कामयाब हैं बिल्कुल। तो या तो आप बफलो रखिए या जो एक्जॉटिक ब्रीड्स हैं, हॉल्स्टीन, फ्रीजन, जर्सी काउज़, इनको लेकर आइए यूरोप से और इनको रखिए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो गाय हैं कूड़ा वूड़ा खाती रहती हैं और किसान इनके पीछे भागते रहते हैं, डंडा लेके भगाते रहते हैं, तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि क्या हम जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, जो यहाँ की हैं, किसी रीज़न से यहाँ नेचर ने इनको बनाया है, यहाँ पर हैं इस भाग में, भूभाग में, तो अगर हम उनको लेकर कुछ ऐसी चीज़ कर पाएँ कि ये प्रॉफिटेबल दिखें पालने वालों को, तो बहुत अच्छा होगा। तो वही सोचकर मैंने अपनी जॉब छोड़ी। मैंने रिसर्च की इस पर और काफ़ी स्टेट्स में मैं गया। 2 गायों से फिर हमने ये यूनिट शुरू करी हेथा नाम से, और 2 से बढ़ते बढ़ते आज हम 1000 गौवंश हमारे पास है, जिसमें ओल्ड काउज, बुल्स सब मिलाकर। तो हम लोग 4 इंडिजिनस ब्रीड्स पे काम करते हैं, गिर, साहिवाल, थारपारकर और हिमालयन बद्री। 3 ब्रीड्स हेथा गाजियाबाद और हेथा बुलंदशहर में है, और जो हिमालयन बद्री ब्रीड है वो हेथा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में भी आपका एक? जी बिल्कुल। तो हम लोग 3 लोकेशंस, मेजर 3 लोकेशंस है हमारी, टोटल साइट्स 5 हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि गाजियाबाद हुई, बुलंदशहर हुई यूपी में, और उत्तराखंड में चंपावत जी। तो आज हम लोग 100+ लोगों का मंथली बिलिंग होती है संस्था से, और 131 प्रोडक्ट संस्था बनाती है। ये एक सफल संस्था है, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, अपना GST भरती है, इनकम टैक्स भरती है। तो ये एक मॉडल है लोगों को देखने के लिए कि आप इंडिजिनस काउज़ रखकर भी एक प्रॉफिटेबल वेंचर कर सकते हैं एथिकली। अच्छा, तो सर ये जो आपने बोला, अभी कितने साल हो गए इस पर्टिकुलर इस हेथा को? ये हमारा 10th ईयर है। 10th ईयर। अब तो ये स्टार्टअप से बाहर आ गया, बिल्कुल, है ना, अब तो ये कंपनी में हो गई, अब ये एक स्टेबल कंपनी की तरफ बढ़ चली है। हाँ। तो सर मेरा सबसे पहली सवाल यही है कि जो इंडिजिनियस काऊ है, मैं सर बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है मेरा, मुझे नहीं मालूम, मैं तो काऊ जानता हूँ जी। तो ये इंडिजिनियस काऊ क्या है और ये जो वो काऊ क्या है,
और आप जो कहते हो सर A2 A1, सर ये क्या है A2? इससे पहले तो हम सिर्फ दूध और दूध ही जानते हैं जी। ये क्या है ये? तो एक अच्छे सवाल है। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है दूध के बारे में, और वो इसलिए है क्योंकि पहले दूध A2 ही होता था। इंडिजिनस का मतलब हुआ जो चीज़, जो भी इंडिया है या जो एशिया का ये जो भाग है, इंडिया पाकिस्तान हो गया, आपका बांग्लादेश तक मान लीजिए, यहाँ पर जो ब्रीड्स हमेशा से थी, पहले से थी, हज़ारों सालों से थी, उसको हम इंडिजिनस कहते हैं। अच्छा, ठीक है। एग्जॉटिक क्या होती है? जो आप बाहर से लाते हैं, जैसे आप यूरोप से, अफ्रीका से, अमेरिका से, जो जर्सी गाय कहते हैं हम। हाँ, जर्सी हुई, हॉल्स्टन हुई, फ्रीजन हुई, स्विस ब्राउन हुई, ये जो यूरोपियन काउज हैं, ये ज़्यादा दूध देती थी। अच्छा, वो तो एक गाय अगर 30 लीटर दूध दे रही है, एक गाय अगर 5 लीटर दूध दे रही है, तो फर्क होगा ना। तो कोई भी व्यक्ति जो सिर्फ क्वांटिटी देखेगा तो वो 30 लीटर की गाय लेना चाहेगा। बात समझिए। हाँ। अब ये चीज़ भारत के किसानों के साथ भी हुई, डेयरी सेक्टर में भी हुई, कि ना जानकर कि इसमें दूध तो है, लेकिन दूध की क्वालिटी, अब वही A1 A2 की बात आती है। ठीक है। तो A2 और A1 का जो कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर कीथ वुडफोर्ड न्यूजीलैंड के एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने किताब भी लिखी है, डेविल इन द मिल्क। इन्होंने अपनी इस किताब में इसको बहुत अच्छे से समझाया है, और ये पाया उन्होंने अपनी रिसर्च में कि जो लोग A2 टाइप प्रोटीन लेते हैं उनको टाइप 1 डायबिटीज़, ऑटिज़म, सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियां नहीं होती, और A1 टाइप जो जीन है ये कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करता है टाइप 1 डायबिटीज़ में, ऑटिज़म में, सिजोफ्रेनिया में, ब्लोटिंग में, इंडाइजेशन में। A1 टाइप जो प्रोटीन है, अच्छा। तो A1 टाइप प्रोटीन इज बेस्ट अवॉइडेड, जो हॉल्स्टन फ्रीजन जर्सी गायों में आपको मिलता है। ठीक है। तो उन गायों में A2 भी होगा प्रोटीन, लेकिन A1 भी होगा। समझ, ठीक है। तो ये A1 टाइप प्रोटीन इज बेस्ट अवॉइडेड। तो आप क्या कर सकते हैं, आप गोट है, बफलो है, इंडिजिनस काउज हैं जो यहाँ की नेटिव ब्रीड्स हैं, गिर है, साहिवाल है, थारपारकर है, बद्री है, राठी है, मतलब ये रेड सिंधी है, तो ये जो काउज हैं इनका मिल्क आप लीजिए, कंज्यूम करिए, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती हैं। और जैसे जैसे लोगों की जागृति इस पर बढ़ी, और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि किसी को भी ऑटिज्म नहीं होना चाहिए। किसी भी फैमिली में अगर एक ऑटिस्टिक बच्चा होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि जब बेहतर उपलब्ध ऑप्शंस हैं आपके पास, तो आप A2 टाइप मिल्क क्यों नहीं लेते हैं? क्यों आप A1 टाइप मिल्क ले रहे हैं? और यही चीज़ सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है कि कैसे कैसे हम और बढ़ावा दें कि A2 टाइप मिल्क ही हो हर जगह। तो जब उसके फ़ायदे अब नोन हो गए हैं, प्रूवन हो गए हैं, उन पर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, तो न्यूजीलैंड है, इसने अपनी सारी डेयरी A2 कर ली क्वाइटली। अच्छा। हाँ, तो ये यूरोप में थोड़ा सा एक होता है, अमेरिकन में आप देखेंगे कोई चीज़ प्रूव हो जाती है तो वो उसको करना चाहते हैं। अब हम लोग यहाँ थोड़ा सा डिबेट लंबा चलता है, हाँ, वो चलता ही रहता है, नॉन स्टॉप होता है, तो वो थोड़ा सा हमारा कंट्री भी इतना बड़ा है, इतने सारे सभ्यता है, बहुत से कारण हैं उसके। ठीक है, लेकिन अच्छी चीज़ सीखनी चाहिए। बिल्कुल सही। और जो सही है उसको हमें अपनाना भी चाहिए। बिल्कुल। तो मेरी तो यही राय है कि A2 टाइप मिल्क ही कंज्यूम किया जाए और उसका खूब प्रचार भी किया जाए। सर एक चीज़ और है, मतलब ये मेरी खुद की पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मेरा उम्र उतना बड़ा नहीं है और मैं इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस अभी तक किया नहीं है। मैंने सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन देखा है कि बहुत पहले जब हम किसी गांव में जाते थे, दूध से हमें कुछ देता था, वो जो दूध मिलता था उसमें ना हल्का सा पीलापन होता था, मतलब हल्का सा, मतलब एक ऐसा पीला नहीं है, मतलब कह सकते हो एक शेड्स ऑफ पीला दूध के अंदर। पर आपके टाइम में जो दूध आता है बिल्कुल वाइट, एकदम पॉलिश वाइट होती है। पर ये इसका कोई कारण है क्या? मतलब ये मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन है, मैं बच्चों वाला सवाल कह सकते हो आप आपके लिए। हाँ, नहीं ठीक है, सवाल आपका अच्छा है। तो बेसिकली जो येलो कलर होता है वो दूध में जो गाय खाती है, घास खाती है, तो अगर गाय घास खाएगी तो मिल्क पीला होगा, केराटिन नाम का एक उसमें सब्सटेंस होता है। बफलो जो है उसे डाइजेस्ट कर लेती है उस चीज़ को, और उसका मिल्क हमेशा वाइट होता है। लेकिन इससे थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जब हम प्रोसेस्ड मिल्क की बात करते हैं तो प्रोसेस्ड मिल्क होता क्या है, जो पैकेट में आजकल आपको मिलता है, पैकेट पड़ा दूध निकाला, जी तो वही कह रहे हैं। हजारों किसानों से दूध इकट्ठा होता है, उसमें से 100,000 गांव हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हो सकती हैं। वो दूध आप इकट्ठा करते हैं, एक सेंटर पे लाते हैं, उसको पैस्चराइज, होमोजेनाइज करके आप उसको पैक करते हैं। और पैस्चराइजेशन, होमोजेनाइजेशन से पहले भी बहुत कुछ होता है। पैस्चराइजेशन, होमोजेनाइजेशन क्या होता है सर? हाँ, तो दूध अगर आपने बहुत से किसानों से इकट्ठा किया तो उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, वो जल्दी फटेगा। आप उसको बचाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? या तो आप कोल्ड चेन मेंटेन करके चलें, वो भी आपको कुछ दिन तक जो है सक्सेसफुल होगी, नहीं तो टेस्ट चेंज होने लगेगा उसका भी। तो आप क्या करेंगे, आप
दूध को पैस्चराइज करेंगे। पैस्चराइजेशन का मतलब होता है एक टेक्नोलॉजी जिससे आप दूध को तेजी से गर्म करते हैं, तुरंत ठंडा कर देते हैं। अच्छा। तो उससे गुड बैड बैक्टीरिया दोनों मर जाते हैं। अच्छा। शौक लगता है, ठीक है, और उससे जो प्रोटीन है वो डिनेचर हो जाता है। तो इसका साइड इफेक्ट है। डिनेचर होना मतलब जैसे कोई चीज़ आपने तेल में तली, आपने तेल को गर्म कर लिया, अब उस तेल को आप ना खाएं क्योंकि आपने उसको तल लिया, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इंटेंस हीटिंग दी। तो इसी तरह से मिल्क में हो जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो छोटे छोटे जो उसके प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया तो मरेंगे ही, बहुत गुड एंड बैड, ठीक है, जो आपके गट के लिए होते हैं। नेवरदलेस उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। होता ये भी है कि जब हम दूध इकट्ठा करते हैं, जो बड़ी बड़ी डेयरीज होती हैं वो क्या करती हैं, जब आप दूध इकट्ठा करती हैं तो सबसे पहले वो क्रीमर से सारा क्रीम निकाल लेती हैं, जिससे वो क्रीम वाला घी बना लेती हैं। अब आपके पास टोन्ड फ्री मिल्क हो जाता है। तो जो टोन फ्री जो आपका मिल्क है, टोन्ड मिल्क जिसे आपसे कहते हैं, मिल्क फैट फ्री मिल्क जो है, इसे टोन्ड मिल्क कहा जाता है। इसको आप जो है बेच सकते हैं। आता भी है कि टोन मिल्क हुआ, डबल टोन मिल्क हुआ, उसका मतलब ये होता है कि आपने सारी क्रीम इसकी निकाली हुई है। अच्छा। अब हो सकता है उस डेयरी के पास कोई और डेयरी आए और ये कहे कि ऐसा है कि मुझे ना खूब गाढ़ी मलाई वाला दूध चाहिए, तो 6% फैट दो। अब उसने एक टारगेट दे दिया, तो 6% फैट बनाने के लिए उसमें एक्सटर्नल फैट ऐड करते हैं। जब आप ऐड करते हैं फिर से आप उसको प्रोसेस करते हैं। अब वो फैट कभी भी लिक्विड में नहीं ऐसे जाएगा, तो अब आप उसको बहुत पतली जो है नलियों से गुजारते हैं उस दूध को, उसको होमोजेनाइजेशन कहते हैं कि फैट को भी आपने उसमें मिला दिया फिर से। तो आप जितना प्रोसेस इसको करते जाएंगे तो आप नेचुरल जो दूध आपको मिला था उससे आप दूर होते चले जा रहे हैं। अगेन वो डीनेचर होता चला जा रहा है, ठीक है। तो जब तक वो आपके पास पहुंचता है वो बहुत कुछ अलग चीज़ होती है जो आपने अनुभव किया कि भाई ये तो बिल्कुल वाइट सा क्या है, ठीक है। और जब वो आपने गाय के नीचे से लिया था तो ऑफ कोर्स उसमें वो पीलापन था क्योंकि गाय का जो दूध है वो नेचुरल आपको मिल रहा है, ठीक है। तो सर्टनली नॉन प्रोसेस्ड फूड्स आर ऑलवेज बेटर देन प्रोसेस्ड फूड्स। आज हम साइंस के द्वारा ये पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। और जितना प्रोसेस्ड फूड होता है वो उतना कैंसर की चांसेस उसमें बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन अच्छी है आपकी जी। मेरी उम्र के भाई बंधु को भी समझ में आया होगा कि इस चीज़ के बारे में, क्योंकि थोड़ा साइंटिफिक एंगल होता है। हमें तो बस वही मिलता है, हम फाड़ के दूध चाय बना लेते, पी लेते, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमें जो मिलता है हम वही खरीदते हैं। जो अवेलेबिलिटी ही नहीं है तो चीज़ें को कैसे क्या जाए। तो मुझे एक चीज़ और जानना था सर कि ये जो आप कह रहे हो कि जो देसी गाय है उसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए और बाहर की गाय को हमें धीरे धीरे बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक जीवी है, मतलब वो उसको एकदम से तो हम किसी को बहिष्कार कर नहीं सकते। मेरा सवाल ये सर कि जो डेयरी फार्म कर रहे हैं, जो लोग चीज़ें हो रहा है, इसको हम कैसे, आप ही की बात पे आता हूँ कि हम कैसे इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि आप इतने साल से ये बिजनेस कर रहे हो और इसके बारे में आपसे ज़्यादा बेहतर नॉलेज मेरे ख्याल से मेरे कांटेक्ट में तो कोई और दिख नहीं रहा है कि मैं जिससे जाके ये सवाल पूछ सकूं कि सर अब हम ये देसी गाय को कैसे अपना सकते हैं। और अपनाएंगे तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये आएगा कि जो डेयरी फार्म कर रहे हैं उनको ये जो नुकसान होगा, है ना, क्योंकि प्रोडक्शन, आपने ही बोला कि प्रोडक्शन कम होता है देसी काऊ के। तो इसको हम कैसे करेंगे अगर हम पूरे नेशनल लेवल की बात करें तो कैसे करें? कई सारे पॉइंट्स आपने इसमें कहे। देखिए हमें समझना है कि ये मान के चलते हैं कि हमारे पास ये लग्जरी है कि हम कोई भी गाय पाल लें। अगर हमारे पास ये लग्जरी है कि हम कोई भी गाय पाल लें, हमारे पास कोई प्रेशर ना हो, तो आप कौन सी गाय पालना चाहेंगे? ऑफ कोर्स आप वो गाय पालना चाहेंगे जिसका दूध सबसे अच्छा होगा, ठीक है। वो विदाउट डाउट जो नेचुरल ब्रीड वहाँ पे है, इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, उनका दूध सबसे अच्छा होता है, टेस्टी होता है, ठीक है। उसमें फैट एसएनएफ वैसा होता है जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए, ठीक है। उस क्लाइमेट कंडीशंस के लिए वो है, हज़ारों सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से वो नेचर ने बनाई, वो इम्प्लांटेड नहीं है, क्योंकि पहले तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं होते थे, आप कहीं से कहीं ले जाने में भी बहुत दिक्कत होती थी। तो वो उस एरिया की है। रेड सिंधी एक पर्टिकुलर एरिया की है, थार पारकर एक पर्टिकुलर एरिया की है, गिर एक पर्टिकुलर एरिया की है, हिमालयन बद्री पहाड़ी गाय है, छोटे छोटे चढ़ जाती है जो एक नॉर्मल भारी गाय नहीं चढ़ सकती, तो उसके लिए बनी हुई है। तो कम दूध देती है कंपैरेटिवली, लेकिन फिर वो कम खाती भी तो है। तो आप इनपुट भी देखते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो ये गाय, ये कह देना कि सिर्फ कम देती है सही नहीं होगा, ये भी देखना कि कितना खाया उसके तुलना में कितना दिया। तो जब आप वो रेशियो देखते हैं तो आप इनको ज्यादा लाभप्रद पाएंगे, ठीक है। एक चीज हमें समझनी है कि ये चेंज क्यों हुआ, क्योंकि जो यूरोपियन काउज हैं, इसमें हॉल्स्टन फ्रीजन जो ब्रीड्स हैं, स्विस ब्राउन, इनको जब हम फार्म स्केल पे देखते हैं लोग, तो
जो मेल प्रैक्टिसेस आई कि जो बच्चा पैदा हुआ उसको आपने मार दिया, या होने की जरूरत ही नहीं हुई, आपने हार्मोन्स के द्वारा ट्रिगर किया कि गाय दूध लगातार देती रहे, इस तरह की चिप्स आजकल गायों में लोग लगा देते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो हार्मोन्स ट्रिगर करती रहती है, गाय को ऐसा लगता है कि मैं हमेशा दूध मुझे देना है, ठीक है, और तो आप उसके नेचुरल साइकिल से खेल रहे हो, तो वो कमजोर भी होगी, क्योंकि एक नेचुरल साइकिल बनी है कि आपने 6 मंथ्स दूध दिया, फिर आप रेस्ट करिए, बीमार गाय हुआ ना, हाँ, kind of तो बीमारी exactly, हुआ। बिल्कुल, तो वो बीमारी फैल रही है उस वजह से, फिर आप ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगाते हैं, ऑक्सीटोसिन वही दूध में आता है, फिर आपके ब्लड स्ट्रीम में आता है पीने से, तो एग्रेशन जो हो रहा है और जो डिजीजेज हो रही हैं बढ़ रही हैं, ठीक है, तो ये भी उसका एक कारण है कि जो अब्यूज ऑफ ड्रग्स हैं, ठीक है, वो डेयरी इंडस्ट्री में है। तो कमिंग बैक टू द ओल्ड क्वेश्चन कि अगर मेरे पास चॉइस है तो मैं कौन सी पालूंगा, जिसका दूध सबसे अच्छा होगा, तो वो इंडिजिनस काउज हो गई, फिर वो क्लाइमेट के लिए सूटेड है। 50 डिग्री टेम्परेचर गया है पिछली बार दिल्ली एनसीआर में, और भी ऐसे एशिया में और भी जगह प्लेसेस हैं जहाँ टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा हुआ था। इंडिजिनस काउस को दिक्कत नहीं होती, वो देयर अडेप्टेड टू इट। सो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना, जिसमें आपको एसी की जरूरत नहीं है, कूलर्स की जरूरत नहीं है, फॉगर्स की जरूरत नहीं है, तो किसान के लिए वो लाभप्रद है। आप हॉल्स्टीन फ्रीजियन जर्सी गाय रखते हैं, उसको ठंडे के लिए बनी है, वो यूरोप से आई है। आप उसको गर्म प्रदेश में जिसमें उमस है, कीचड़ है, वहां पे आप उसको रख रहे हैं, तो वो सर्वाइव नहीं करती, वो बीमार ज्यादा रहती है। फिर आप मेल प्रैक्टिस शुरू करते हैं, क्योंकि आप जो करने निकले थे वो आपको हुआ नहीं, आपने इतनी महंगा आपने खर्चा किया, सब कुछ किया, आपको वो चीज आउटपुट नहीं मिल रही है उससे, इसलिए डेयरी सेक्टर करप्ट होता चला गया। तो आजकल जैसे आप सुनते होंगे कि आपको आज पनीर चाहिए तो 1000 किलो अभी ले लो, लेकिन दूध तो है नहीं उतना। आप जहाँ बैठे हुए हैं ये भी एक गांव होता था, लेकिन अब यहाँ पर शायद हेता को छोड़कर कोई भी गाय भैंस नहीं रखता है। ये तो जब वो अपना पशु नहीं रखेंगे तो मतलब आपको वो मिल्क नहीं मिलेगा, तो फिर वो कल्चर ऑफ जो है जो रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर, जो एक वे ऑफ लाइफ होता था वो चेंज हो गया विलेजेस में, ठीक है। तो ये गहरा सवाल है जो आपने पूछा, ठीक है। तो अगर चॉइस हुई तो इंडिजिनस काउ रखेंगे। अब कमिंग बैक टू सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे देखी जाए, तो देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि आप कंपेयर करेंगे क्या उसने खाया, उसके कंपैरिजन में कितना दिया। अगर उसने 10 किलो खाया और 5 किलो दूध दिया तो अच्छा है, ये गाय 30 किलो खा के 15 दे रही है तो बराबर ही तो हुआ। तो वो ध्यान रखना है। दूसरा आपको देखना है क्वालिटी ऑफ मिल्क इसकी बेटर है। तो जब कोई चीज़ आप क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं तो फिर उसे क्वालिटी प्राइस दीजिए, आप उस पर मेहनत करिए कि आप अपने ग्राहक बनाइए। विद द एडवेंट ऑफ फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मतलब इंटरनेट कहा जाए इसे, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है हर किसान के पास, हर सेलर के पास, कि वो अपने को एडवर्टाइज कर सके फ्री। बिल्कुल कर सके, ठीक है। तो आप अगर वो चीज अच्छी बनाते हैं तो वो बिकेगी, ठीक है। आप एफपीओज भी बना सकते हैं, आप इंडिविजुअली भी उसको कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जिसमें अगर आप एक क्वालिटी चीज उत्पन्न करते हैं तो आप उसका एक हायर प्राइस डिमांड कर सकते हैं। एक और मतलब बहुत ही कंज्यूमर सेगमेंट वाली सवाल है, पर मुझे पता नहीं, आप मेरे को मार ना दो पहले ही बता दो कि सर इस धोखाधड़ी के ज़माने में ऑनेस्ट कैसे रहे एज अ मिल्क सेलर, एज अ दूध डेयरी प्रोडक्ट सेलर। हाउ कुड यू बी ऑनेस्ट विद योर क्लाइंट्स और कस्टमर्स व्हेन यू आर डूइंग सच बिजनेस, जहाँ आपने देखा होगा जो डेयरी लोग बाइक में या साइकिल पे पहले लेके जाते थे, हम तो इसी टाइम के हैं, तो रास्ते में रोक के पानी भर दिया डोलची में और फिर जाके उसको मतलब 12 किलो को 15 किलो बना दिया, होता है जी। इसीलिए मेरे पास सवाल आया है जी। आपके पता नहीं आपको आइडिया है कि नहीं है, पर ऐसा होता है जी। तो इस धोखाधड़ी के ज़माने में जहाँ एक दूसरे को लोग काट रहे, मार रहे, छीन रहे, काट रहे, इस ज़माने में आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और आप कैसे दूसरे को सहानुभूति दे सको, मतलब सहानुभूति नहीं, मोटिवेट कर सको कि आप ऑनेस्ट रहो। हाँ ठीक है, ऑनेस्टी एक वे ऑफ लाइफ होती है जी। ये आप इसलिए नहीं करते हैं कि मतलब कि आज जरूरत है तो मैं ऑनेस्ट हो जाता हूँ, कल जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये आपको अंदर से भी तो अच्छा महसूस होता है, ठीक है। तो ये एक वे ऑफ लाइफ है, तो ये किसी भी बिजनेस के लिए है। चीटिंग किसी भी जगह हो सकती है, ठीक है। एग्रीकल्चर में डिसऑनेस्टी हो गई, डेयरी में हो गई, और ऐसी चीज औरों में भी हुई ना, हर चीज में, हर जगह एक मिलावट शुरू हो गई जो है, ठीक है। तो क्यों हुई? आई वॉन्ट मोर बाई गिविंग लेस, ठीक है। मुझे ज़्यादा की ज़रूरत है, तेज़ी से मुझे ज़रूरत है, मैं उस ग्राइंड से, उस मेहनत से नहीं निकलना चाह रहा हूँ, तो मैं ऐसा करूँगा, ठीक है। हमें ये समझना है कि जब आप कोई इंडस्ट्री सेट कर रहे हो, आप मान लीजिए आपके पास एक डेयरी यूनिट है, तो आपका सक्सेस डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी पे और आपके कंज्यूमर बेस पे। जी। क्वालिटी होगी तो कस्टमर्स जुड़ेंगे, इंटरलिंक्ड है,
और कस्टमर्स के पास भी आजकल टेस्टिंग के ऑप्शंस हैं। मिल्क टेस्ट आप क्विकली कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, टेस्ट किट्स अवेलेबल होती हैं और लैब्स भी अवेलेबल होती हैं। अगर आपके पास लाइसेंस हैं FSSAI के, तो वो तो मैंडेट है कि आप 6 महीने में टेस्ट रिपोर्ट्स खुद भी करिए, वो भी आते हैं टीम, वो भी टेस्ट करती है। पकड़े जाते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें प्रॉपर कानून है? हाँ, क्यों नहीं है। FSSAI में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है, वो फॉलो कहीं नहीं हो रहा है तो वो एक अपवाद हो सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें हैं। जैसे US में है तो FDA है, यहाँ पे FSSAI है। तो अगर आपके पास कानून बने हुए हैं तो अब उनको आपको इम्प्लीमेंट करना है, और जो पकड़े जाते हैं उनको कड़ी सजा होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे ये चीज़ें होंगी, सजा होगी, लोग देखेंगे कि भाई एग्जाम्पल सेट होता है कि भाई ये मिलावट करते तो पकड़े गए, ठीक है, इनकी यूनिट सील हो गई, उस व्यक्ति को जेल हुई या जो भी उसको सजा मिली, तो उससे एक एग्जाम्पल सेट होता चला जाता है। तो ईमानदारी रखना एक ज़रूरत है, ठीक है। ये नहीं है कि मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ और ये तो मेरा एक बहुत हाई पॉइंट है, नहीं है। ये सभी के लिए होना चाहिए, तो बेसिक होनी चाहिए कि आप ईमानदारी से कर रहे हैं। उसमें फिर क्वालिटी आती है कि आपने अच्छा चारा खिलाया, आप गाजर चुकंदर खिला रहे हैं तो उसमें क्वालिटी ऑफ मिल्क विल चेंज, ठीक है। आप भूसा खिला रहे हैं सिर्फ, तो क्वालिटी ऑफ मिल्क विल लिटिल लोअर, ठीक है। उसको उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले गाय को, ठीक है। तो जो वो खाएगी वैसी वो चीज़ अपने कन्वर्ट मिल्क में करती है। तो इट शुड बिकम अ वे ऑफ लाइफ फॉर इंडिया। और हमें अगर ऐसे कंट्री आगे बढ़ना है और हम अपना एक प्लेस चाहते हैं इस वर्ल्ड फोरम में, तो हमें क्वालिटी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, स्टील हो, डेयरी हो, एग्रीकल्चर हो। अगर आपके पास क्वालिटी प्रोड्यूस है तो आप इस दुनिया में खड़े हो सकते हैं, नहीं है तो फिर तो यू आर वेरी शॉर्ट लिव्ड। हर बिजनेस में डिफिकल्टीज होती है, हर काम में डिफिकल्टीज होती है। मेरे ख्याल से अभी तो आपके पास एक पायलट मोड में चल गया होगा, या फिर चीज़ें रन करो, या फिर आप अभी एक्सपेंशन में चल रहे होंगे कि भाई यहाँ पर सेट हो गया, दूसरी जगह करता हूँ, वहाँ से सेट हो गया, तीसरी जगह करता हूँ, काइंड ऑफ दिस मॉडल पे चले गए। बट जो आपने जब शुरुआत किए थे, है ना, आपके भी कुछ चैलेंजेस आए होंगे। अगर कुछ चैलेंजेस आप हमारी इस वीडियो में बता सकें जिससे कोई और बंदा काम स्टार्ट करेगा तो उसको इजी पड़ जाए, वो मिस्टेक्स ना करे जो आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसा कुछ चैलेंजेस बताइए ना। देखिए, कोई भी बिजनेस रन करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं ना, यू हैव टू वियर मेनी हैट्स। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका आइडिया कैसा है, वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। आप एक अच्छा आइडिया होना ज़रूरी है, आप क्या करने निकले हैं, ठीक है। मान लीजिए आप एक ऐसे मार्केट में जाते हैं जिसमें ऑलरेडी कार्स के मार्केट में ऑलरेडी कार्स अवेलेबल हैं, तो कोई आपकी गाड़ी क्यों लेगा, समझिए। तो डिफिकल्ट होगा उसकी एंट्री करना। एक आप ऐसे मार्केट में जाते हैं जिसमें कोई गाड़ी ही नहीं है, आपने एक नया आइडिया लाया कि मेरे पास एक गाड़ी है, मैं बनाता हूँ, इसमें 4 व्हील लगे हुए हैं और वो आपको तेज़ी से ले जाएगी। अब वो इजी है लोगों के लिए, क्योंकि भाई वो लोग वेट कर रहे थे ऐसी कोई चीज़ का। तो यू नीड टू पिक अप वो गैप्स, वो चीज़ें, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, जहाँ पर आपको लगता है कि आप अपनी जगह बना सकते हैं। एक तो आइडिया से शुरू होता है हर चीज़ ना, स्टार्टअप एक आइडिया। नाउ आइडिया से आगे बढ़ना एक और मुश्किल कदम होता है, जैसे इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपके पास एक टीम होनी चाहिए। वो टीम बनाना सबसे मुश्किल होता है, ठीक है। आपके पास वो जोश है, हुनर है, लेकिन आप वो लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ेंगे जो अगेन ऑनेस्ट हो, जिनके अंदर इंथुजियाज्म हो, वही सेम एनर्जी आपके साथ जैसे वो कैरी करें। और अगर आप वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसलिए बहुत से स्टार्टअप्स ही रह जाते हैं, क्योंकि वो उसको बढ़ा नहीं पाते हैं, स्केल नहीं कर पाते हैं। आपने मतलब 95% 90% तो जाता ही है, स्टार्टअप करते हैं, फिर 1-2 साल बाद वो कहीं और नजर आ रहे होते हैं। 95% स्टार्टअप्स में फेलियर रेट है, और डेयरी सेक्टर में भी इतना ही फेलियर रेट है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा फेलियर रेट है इसमें, क्योंकि लोग जोश में तो आ जाते हैं पर वो एफर्ट वो डेली नहीं डाल पाते हैं। इसमें कोई सैटरडे संडे नहीं होता डेयरी में। एक बहुत माइनर सा सवाल है इसी में ही, मतलब क्रॉस क्वेश्चन में, कि सर मैं बहुत वीडियोस देखता हूँ, मेरा काम ही है वीडियो बनाना, वीडियो देखना। तो सर मेरे को मतलब फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और आपके यूट्यूब पे ऐसा दिखता है कि महीने में 2 लाख रुपए कमाए, महीने में 10 लाख रुपए कमाए, ये है 2 गाय पाली है, 3 गाय पाली है, इतने रुपए कमाए। सर इसके बारे में आप कुछ अपना टिप्पणी बताइए ना कि क्या है ये, इसके ऊपर क्या है। लोग ये जो वीडियो बनाते हैं कि आप ये चारा को लगाइए, हमारे यहाँ से 50 रुपए में उठा के लेके जाइए, हमारे यहाँ से 250 रुपए में लेके जाइए, 3 साल के बाद आपको डबल ट्रिपल पैसे दे देगा, ये सब जो वीडियोज आती है इसके ऊपर कुछ बताइए ना आप मेरे को। हाँ, कि देखिए एक गहरी बात है, और मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, अच्छा है कि आपने पूछा ये। देखिए
कोई भी यूट्यूबर हुआ या कोई भी चैनल हुआ, उसको अपनी चीज़ सेल करनी है, ठीक है, उसके ऊपर वो प्रेशर है। तो वो सेल करने के लिए अगेन एथिक्स की बात होती है, ऑनेस्टी की बात होती है। तो आप क्या चीज़ को पोर्ट्रे कर रहे हो, तो कई बार आप रॉन्ग डेटा देते हो, ठीक है। और यूट्यूब पे जैसे यूट्यूब यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उसमें अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं, गलत बातें भी हैं। बिल्कुल है। तो वो फिल्टरिंग नीरशीर विवेक जिसे कहा जाता है होनी चाहिए व्यक्ति में, जो देख रहा है कि क्या ये सही है भी। तो डेयरी से करोड़ों रुपए बना लें आप एक महीने में, ये तो संभव नहीं है, इसमें बहुत एफर्ट है। एग्रीकल्चर से किसी ने कुछ लगाया और एकदम से वो खरबपति हो गया, ये भी संभव नहीं है, ठीक है। तो आप ज़्यादा सेल कर सकते हैं, आप एक अच्छे मैनेजर होने ज़रूरी हैं कोई भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। बिल्कुल। तो वो स्किल तो आपको चाहिए ही ना। तो आपकी एजुकेशन नहीं है तो आपके लिए वो और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अब आपके लिए आप देख देख कर सीख रहे हो, आपकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो वही चीज़ आपके लिए थोड़ी और डिफिकल्ट हो गई, ठीक है। तो कोई भी नई इंडस्ट्री में आप जाते हैं या कुछ भी आप स्टार्टअप खोलते हैं, ठीक है, तो कोई भी काम खोलते हैं, स्टार्टअप छोड़ो, कोई बिल्कुल नॉर्मली काम खोल लो। तो ये जो सेल्स का फॉर्मूला है कि एकदम से आप 2 लाख 5 लाख 6 लाख 10 लाख एक महीने में कमा लें, तो मैं सरप्राइज होऊंगा अगर कोई ऐसा कर पा रहा है। ऑफ कोर्स एक स्टेज हो, स्टार्टअप्स का भी कर्व होता है। पहले आप अपना फंड्स लगाते हैं, साल भर 2 साल 3 साल आप लगाते चले जाते हैं, इसमें रिटर्न्स बहुत मिनिमल होते हैं। उसके बाद अगर वो चल भी रही है और आपके पास ग्राहक बन गए हैं और आप कंटिन्यूस बेच रहे हैं अपने सामान को, तब आप मान के चलिए कि आपको वापस आपके रिटर्न्स आने शुरू हुए। तो सस्टेन करना एक बहुत डिफिकल्ट हो जाता है स्टार्टअप्स के लिए, फंड्स की हमेशा शॉर्टेज रहती है, ये तो असलियत है। तो अगर आप तुरंत दिखा दे रहे हैं कि भाई नहीं मैंने एक स्टार्टअप खोली और मैं करोड़पति हो गया, तो उनकी संख्या मिनिस्क्यूल होगी, कि उनके पास कोई ऐसा आइडिया था, वो वाकई इतने अच्छे मैनेजर थे कि वो एक टीम बना पाए और उस आइडिया को वो सेल कर पाए और कंटिन्यूसली कर पा रहे हैं, तो उनको सलाम है, ठीक है। अब सर मैं बहुत अच्छी तरह से आपने मेरे को ये चीज़ें बताया, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छी तरीके से मुझे कोई और समझा पाएगा, सीरियसली ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरे को एक चीज़ बताइए, मैं करता हूँ सस्टेनेबिलिटी पे बात, है ना, बात मैं करता हूँ क्योंकि मेरे इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं जो काम कर सकता हूँ मैं उसके ज़रिए सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ या इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आया इन्वायरमेंट्स है तो हम है, जिस दिन इन्वायरमेंट खत्म उस दिन हम सब खत्म, हमारे साथ साथ सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो सर क्या डेयरी फार्म में नॉन सस्टेनेबल मॉडल्स भी होते हैं, और क्या डेयरी फार्म करके भी क्या हम सस्टेनेबल चीज़ें कर सकते हैं, और क्या आप अपने बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी कैसे फॉलो करते हैं, और इसको क्या आप हमें कुछ 1-2 हाइलाइट्स बता पाएंगे कि किस टाइप से आप सस्टेनेबिलिटी को फॉलो करते हैं और इको फ्रेंडली बिजनेस रन कर रहे हैं? देखिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना तो आज की आवश्यकता है। बिल्कुल है। पहले ग्रीन पॉइंट्स दिए जाते थे कि ये सब इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, अब वो ऐसा नहीं है। अब हम दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं, सामने आप देख सकते हैं 55 बर्ड्स तो मैंने फोटोग्राफ की, और कुछ विशेष हमने नहीं किया, सिर्फ काउडंग यूज़ किया, पेड़ लगाए, नेचर अपने आप ग्रो करती है। बिल्कुल। आप बस मनुष्य ना उस जगह को छोड़ दे तो भी नेचर ग्रो करती है। बिल्कुल। तो मतलब हम लोग डिस्ट्रक्टर्स हैं जहाँ जाते हैं। तो जब आप एग्रीकल्चर सेक्टर में होते हैं, आप डेयरी में होते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ देखिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है, जो आप नेचुरल फार्मिंग जो अभी एड ऑन उसमें कि जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, मैन्योर आपकी काउज से आपको मिल रहा है, काउ यूरिन से आप पेस्टिसाइड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको आपके इन्वायरमेंट से मिल जाती हैं, आपको बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यूज़ व्हाट इज़ देयर इज कॉल्ड नेचुरल फार्मिंग, कीप द सॉइल हेल्दी, ठीक है। Do not use urea, DAP, pesticides. Instead, use their organic alternatives which are easily available and which are environment friendly and also economical. तो ये चीजें हेता कर रही है, हम करके इसको, ये हमारा 10th ईयर है। अच्छा, हम लोग सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मर्स भी हैं। अच्छा, वो तो उससे आप खुद भी स्वस्थ हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप दूसरे को तो तब देंगे, पहले आप खुद भी स्वस्थ हो जी। तो हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में बैठे हैं, चारों तरफ चिड़िया हैं, ये काफी अच्छा है, ठीक है। और ये इसका टेम्परेचर दिल्ली से 10 डिग्री कम है, अच्छा, कंपैरेटिवली। पोल्यूशन काफी पॉइंट्स कम है, क्योंकि आपने वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया इसी के अंदर यहाँ पर, जबकि हम दिल्ली से बिल्कुल लगे हुए हैं। क्योंकि नेचर, जैसे आपसे कहा, वो खुद ही करती है, अपने आप करती है, आपको सिर्फ एक मौका उसको देना है जी। आप अपना डिस्ट्रक्शन बंद करिए, ठीक है। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना एक रिक्वायरमेंट है, ये एक ऑप्शन नहीं रह गया है, ठीक है। और वर्ल्ड इसको क्लोजली वॉच कर रहा है। इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि सर हर एक काम में
पोल्यूशन होता ही है, क्रिएट होता ही है। जहाँ हम कुछ भी करते हैं वहाँ पोल्यूशन होते हैं। हम हाथ भी धोते हैं, कुछ भी करते हैं, टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं। मैं तो करता हूँ सर, मैं तो क्यों करता हूँ। बट जैसे आपकी बहुत सारी काम हो, बहुत सारी प्रोसेस होंगे ना, पैकेजिंग में होंगे, चीज़ें होंगे, तो आप सस्टेनेबिलिटी को कैसे इस्तेमाल करते हो अपने काम में, उसको कुछ बताओ। हाँ क्यों नहीं। तो देखिए, तो मैंने आपको जैसे बताया कि जो भी चीज़ हम बनाते हैं, हम नेचर से जुड़े हुए हैं, हम सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, हम लोग फार्मर्स हैं, तो वहीं से शुरुआत होती है। पैकिंग भी करेंगे तो हम पेपर यूज़ करेंगे, प्लास्टिक तब यूज़ करेंगे जब कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है वो ठीक है? पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हाँ, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपको देना है और अभी तक उसके लिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिला है, तो आप लिमिट कर सकते हैं। हम ग्लास बॉटल्स यूज़ करते हैं मिल्क डिलीवरी के लिए। अच्छा, वो तो ये हमारा कॉन्शियस डिसीजन है, जिसमें हमें बहुत दिक्कत होती है, बहुत टूट फूट होती है हमारे साथ। बिल्कुल। लेकिन ग्राहक भी उस चीज़ को समझते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि ग्लास बॉटल्स में उनको प्लास्टिक नहीं मिल रही है, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक्स बिना चाहे हुए भी आपके फूड चेन में आ गई है और वो ब्लड स्ट्रीम में भी आ रही है। बिल्कुल आ रही है। ठीक है, तो जितना प्लास्टिक आप अवॉइड करेंगे उतना वो कम प्रोड्यूस होगा, डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी, और आप भी हेल्दी रहेंगे, एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहेगा। तो इसको हम रिलीजियसली फॉलो करते हैं। 99 प्रोडक्ट्स ऑफ हेता ग्लास में पैक होते हैं या पेपर में पैक होते हैं, मैं इसे प्राउडली बता सकता हूँ आपको। और रेयरली, जैसे मैंने आपसे कहा, जहाँ कोई ऑप्शन नहीं होता तो हम वो प्लास्टिक पैकिंग हमें करनी होती है। जी, आपको क्या मिला सर, वो अवार्ड के बारे में कुछ बताइए सर। जी बिल्कुल। हम लोगों को राष्ट्रीय गोपाल रत्न, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2018 में मिला था। ये डेयरी सेक्टर का सर्वोच्च सबसे अच्छा अवार्ड माना जाता है और नेशनल लेवल पर इसकी जो है मान्यता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये कंडक्ट होता है, पूरा सर्वे, और फिर कमेटी होती हैं, वो देखती हैं, और इसमें जो अवार्ड मनी है वो भी अच्छा मिलता है, तो आपको एक मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है उससे। उसके बाद स्टार्टअप ऑफ द ईयर ICR द्वारा और एंटरप्रेन्योरशिप्स के अदर अवार्ड्स संस्था को टाइमली मिलते रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हों या सेंट्रल लेवल पर हों। क्योंकि हम एक MSME भी हैं, तो हमें कई बार अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं कि अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए कहीं फेयर्स लगते हैं, ट्रेड्स लगते हैं, तो MSME इसको वो मौका देते हैं। जी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बहुत से इनिशिएटिव्स हैं जिनके बारे में जानकारी न्यूज़पेपर, आपका जो है रेडियो, इंटरनेट जो है, और थोड़ी सी जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप काम करते जाओ और आप आसपास ना देखो तो फिर वो काम ही रह जाएगा। आपको काम भी करते रहना पड़ेगा, साथ साथ आपको अपनी काम के बारे में बताना भी बहुत जरूरी है। आज की डेट में तो वही है कि सर शो ऑफ ना जब तक ना करो, जब तक तुम किसी को चीज़ ओवर शो ऑफ ना करो, बट एटलीस्ट जो तुम काम कर रहे हो उसके बारे में बताओ एटलीस्ट। जी बिल्कुल, मतलब बात सही है आपकी। देखिए, आप जो भी करते हैं उसको सही तरीके से जो है अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो ग्राहक को भी आसानी होती है। नहीं, उसको वो मुश्किल से आपके पास पहुंच तो वो तब भी जाएगा। देखिए, कोई अच्छा काम है छुपता नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि ये जो है कोई खुशबू होगी तो वो फैलेगी। ठीक है, और बदबू भी ऐसा ही होती है। जी, तो बुरा और अच्छा दोनों ही लोग जान जाते हैं, ओवर टाइम फैल जाती है चीज़ें। ऐसा है था, इतनी बड़ी कंपनी हो गई है आपकी, और बहुत खुश होती है हमें कि हमारी कंट्री में ऐसा एक प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं जो सस्टेनेबिलिटी को लेकर एकदम ऑर्गेनिकली चीज़ें बनाते हैं। और मैंने ये भी सुना सर, ये बिल्कुल बज़वर्ड है कि भाई असीम जी तो बिल्कुल 1200 रुपये की चीज़ 3000 में बेच रहा है। ऐसे है, लोग कहते हैं, और मैं जिन को जानता हूँ, जिन के थ्रू आपसे मैं आया हूँ, वो लोग बोलते हैं ऐसी बातें। और आप इसको कैसे टैकल करते हो, और आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट है सर, इस पर कुछ तो बताओ हमें। जी बिल्कुल। तो मार्केटिंग एक स्किल होती है, जैसे मैंने आपसे कहा, लेकिन वो स्किल बेस होती है आपकी उसकी क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, एग्जांपल का दे सकता हूँ। मारुति कार है, वो भी एक कार है, A पॉइंट से B पॉइंट पे जाना है, आप कार यूज़ करते हैं। हाँ। AC है, मारुति का AC भी बहुत इफेक्टिव है। और आप मर्सिडीज़ क्यों लेते हैं, वो भी A पॉइंट से B पॉइंट पे जाएगी, उसके में भी AC होगा, वो भी इफेक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी अलग है। और इसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट है, जो हम लोग हिता प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी प्रोड्यूसर ये घमंड नहीं कर सकता कि भाई मैंने कोई चीज़ का प्राइस 10,000 रख दिया, अब तो लोग लेंगे ही नहीं। ग्राहक के पास ऑप्शंस होते हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। वो आपसे तभी लेगा जब उसको उसमें वैल्यू दिखेगी। तो हेता सफल इसलिए है कि अगर हम कोई प्रोड्यूस किसी अमाउंट पर बेचते हैं तो ग्राहक को उसमें वैल्यू दिखती है, वो समझ पाता है कि ये महंगा क्यों है। देखिए, बेलोना घी अगर आप बनाते हैं देसी गाय के दूध से, अब आपके पास देसी गायें हैं,
ये एक सवाल है। आपने वाकई उसका दूध निकाला, हाँ भाई है। उन्होंने अच्छा खाया था क्या, क्या गाजर चुकंदर शलजम मिली थी उनको, ठीक है। फिर वो दूध को आपने सही से दही बनाकर भिगोया, मक्खन बना, 25 से 30 लीटर दूध लगकर 1 लीटर घी बना 910 ग्राम। अच्छा, फिर आपने उसमें 12% जीएसटी दी। मैंने ऐसा आपको निवेदन किया था पहले भी कि बहुत से लोग जीएसटी नहीं रखते, उन्हें पता ही नहीं होता है और आप वो सेल कर रहे हो। नहीं है साहब, ये गलत। 12% जीएसटी गवर्नमेंट को जाती है, उसमें संस्था का कोई हाथ नहीं। हाँ, फिर आपने पैकिंग की ग्लास बॉटल्स में, फिर आपने उनको सही से ग्राहक तक पहुंचाया, ठीक है, तब आपको पेमेंट मिला, ठीक है। तो इसलिए घी की जो क्वालिटी है वो डिटरमाइन करती है कि उसका क्या प्राइस होगा, ठीक है, क्योंकि लोग कॉपी भी करते हैं, देयर आर सो मेनी कॉपी कैट्स, ठीक है। और लोग आजकल तो अमेज़न पे आप जाओ, घी टाइप करो, हर किसी पैकेजिंग में ये A2, अरे भाई ये क्या है, बज़वर्ड लगा रखे हो A2 भाई, बताओ हमें। और कुछ भी अलते भलते प्राइस में बिक रहा है जी। हाँ, तो वही देखिए A2 घी मैंने एक बार देखा था 500 रुपये से लेकर 6,000-7,000 तक पर लीटर की कॉस्ट है। तो जो भी ग्राहक लेता है, हिता में डेली 50 लोगों से ऊपर का फुटफॉल है। जो ग्राहक आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, और वो देखना चाहते हैं कि भाई कभी वो दिल्ली आए कि भाई देख के आते हैं यहाँ से हम ये मंगाते हैं, वो कैसी जगह है। अच्छा, तो वो उसको वैलिडेट करते हैं, ठीक है। तो उसके बिना आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ वन टाइम सेलर हो जाओगे। तो यही मैंने आपसे निवेदन किया था कि आपकी क्वालिटी डिटरमाइन करेगी आपका प्राइस और आपकी सस्टेनेबिलिटी। आप समझ पाए हो सर किस लिए महंगा है, क्योंकि इसमें खर्चा ज़्यादा है। ठीक है सर, ये मेरे को समझ में आया। और कितने प्रकार के प्रोडक्ट है आपके पास? हम लोग 131 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। 131 प्रोडक्ट? अरे बाप रे। मैन्युफैक्चर होते हैं संस्था में। और बेसिकली हमारा मोटो इंडिजिनस काउज है। तो इंडिजिनस काउज से हमें जो जो मिलता है, एक तो डायरेक्ट चीज़ होगी, डेयरी हो गई, मिल्क है, खोया है, पनीर है, घी है, मक्खन है, स्वीट्स हो गई, लड्डू हो गए, ये सब आप डायरेक्टली बना लेते हैं मिल्क से। फिर आपके पास क्योंकि हम सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं, तो हम व्हीट, मिलेट्स, राइस ग्रो करते हैं। वाओ। तो उनसे जो जो चीज़ें हम बना सकते हैं, दलिया हुआ, आटा हुआ, जो मल्टीग्रेन आटा हुआ, ये सब हम बनाते हैं। और इसी तरीके से हम आयुर्वेदिक पंचगव्य मेडिसिन भी बनाते हैं। वो भी अच्छा। पंचगव्य मतलब गाय की जो 5 चीज़ें होती हैं, हाँ, वो उनमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ मिलाकर जो उसका एक प्रोसेस है, उसको यूज़ करके हम जो है लाइसेंस्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं। तो ये हमारे 3 वर्टिकल्स हैं, डेयरी, ऑर्गेनिक फार्मिंग और आयुर्वेदिक मेडिसिन। इन सब की जो बाय प्रोडक्ट्स होती है, जो प्रोडक्ट्स आप जनरेट करते हो, उसको मिला के टोटल 131 प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। 131 प्रोडक्ट्स, बाप रे बाप। Is there any logic behind the 131? It just continues to grow. अच्छा, अभी इसके और भी हो सकता है। कुछ दिन पहले आप आए थे तो वो 80 थे। अच्छा, अभी एक साल में वो थोड़े बढ़ गए। तो जैसे सोप आ गए, शैम्पू आ गए, ये सब ऐड हो गए। तो इसमें भी अगेन वी यूज इकोसर्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक जो है बेसिस। और अगेन किसी में घी है, किसी में अर्क है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है डला हुआ है। तो आपकी स्किन के लिए वो अच्छे हैं। वो जो आप पंचगव्य बोल रहे थे, आयुर्वेदिक का तो अलग से वैलिडेट करनी होती है ना शायद? हाँ, तो आपको पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस जैसे फार्मेसी होती है, एलोपैथी में मेडिसिन बनती हैं, ऐसे होम्योपैथी में मेडिसिन बनती हैं, ऐसे आयुर्वेद में मेडिसिन बनती हैं। आयुर्वेदिक में भी लाइसेंस? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। ओह, तो उसकी भी जानकारी होना चाहिए। बहुत जरूरी या फिर आपने तो शायद किसी को हायर ही कर लिया होगा। आप तो इतने अब ये हम लोग के पास टीम है यहाँ पर 100 से ज्यादा लोग कार्यरत हैं। तो उसमें डॉक्टर्स भी हैं, फिजिशियंस भी हैं, ठीक है ना, क्वालिटी के बंदे भी हैं, और होने भी जरूरी है। बिल्कुल है, हमें पता है, इसलिए मैंने पूछा। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, खुद से बना के दे रहे हो, क्या होगा क्या मालूम। तो बिल्कुल सही है। तो ये है प्रॉपर सक्सेसफुल डेयरी फार्मर जिसे हम कहते हैं। और सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, मैं खुद जाके ढूंढ के देख के समझ के आया हूँ और पूरा टूर किया है। अभी के टाइम में आपके पास कितने काउज है सर? तो हम लोग जो नंबर है इस समय 1000 प्लस है, जिसमें अगेन मैंने आपसे कहा 4 ब्रीड्स हैं, गिर, साहिवाल, थारपारकर और हिमालयन बद्री। और इसमें बुल्स भी हैं, मिल्किंग काउज भी हैं, ड्राई काउज भी हैं, ओल्ड काउज भी हैं, सब मिलाकर सब है आपके पास अभी। तो सर आने वाले टाइम में क्या और करने वाले हो आप? कुछ और हेता क्या और नई चीजें कर रहे हैं, कुछ उसके बारे में बताओ ना सर। तो डिपेंड करता है कि कैसी टीम बनती है। तो इट्स ऑल अबाउट गेटिंग द राइट टीम टुगेदर। तो अभी हम IIM काशीपुर गए थे।
अच्छा। ठीक है, और जीबी पंत यूनिवर्सिटी गए थे। ठीक है, तो अच्छे अच्छे लोगों की तलाश हमेशा जारी रहती है। जी सर। सपने देखना एक बात है, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक अच्छी टीम चाहिए। आपको जो आपका जो विजन है उस पर वो लोग जी सकें, ब्रीथ कर सकें। तो वो डिपेंड करेगा कि हम कितनी स्ट्रॉन्ग टीम बना पाते हैं, किस तरीके से हम ग्रो करेंगे, ये उससे डायरेक्टली रिलेटेड रहेगा इन द फ्यूचर। सर अभी एक चीज़ और है, मतलब ये मैं सवाल सभी उन लोगों से पूछता हूँ जिन लोग खुद से अपनी आजीविका चलाते हैं और दूसरों को भी आजीविका देते हैं, क्योंकि इनके पास ना, आप जैसे लोगों के पास इन सब चीज़ों के सवाल ऐसे ही होते हैं। आप लोग शायद कोई आप लोगों से पूछते ही नहीं होंगे, पर मैं पूछना चाहता हूँ सर, क्योंकि मैं नॉलेज का भूखा हूँ और मुझे चाहिए, सब नॉलेज आप लोगों की मुझे चाहिए। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी ना हमारे देश में बहुत सारा यूथ अनएम्प्लॉयड है, बहुत सारा यूथ अनएम्प्लॉयड है, एजुकेटेड यूथ है, कुछ सेमी एजुकेटेड है, कुछ वैसे ही है, पर जो भी है अनएम्प्लॉयड है, दो पैर दो हाथ काम में नहीं है। और बहुत सारा यूथ के बहुत सारा परसेंटेज जो है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए वेट कर रहे होते हैं कि कब हमारे नौकरी मिलेगा, कब लगेंगे, कि कुछ होंगे, और उसी के इंतज़ार में बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। बट ये तो ओवरऑल नेशनल की, मतलब कंट्री की नुकसान होगा ना सर, अगर कोई जवान बंदा है और काम ना करे, बाप की या जो भी है, मतलब कह सकते हो आप। तो आप इसके लिए कुछ एडवाइस या कोई आपके पास कोई मैसेज है जो आप देना चाहोगे कि हम कैसे इस चीज़ को टैकल कर सके एज अ इंडिविजुअल लेवल पे? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका साहब, और ज़रूरी भी है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट अपनी चॉइस से होता है। अब ये हो सकता है कुछ लोगों को ठीक ना लगे, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ और प्रूव करूँगा। मैं इस गांव में देखता हूँ जहाँ पे हम बैठे हैं, और मैं पहाड़ों की भी आपको बात कर रहा हूँ। जॉब अवेलेबल है, लोग आते हैं, वो अपनी पसंद ढूंढते हैं उसमें। टाइम कहीं 10 घंटे है कि नहीं 10 घंटे नहीं करना है, मैं 6 घंटे करना चाहता हूँ। ठीक है, वो आप कर सकते हो, लेकिन आज आपके पास जॉब नहीं है तो आप करो, आप 10 घंटे वाला जॉब करो, वहाँ से शुरू करो ना, स्टार्ट करो, फिर आप ग्रो करो धीरे धीरे। आपको लगता है कि नहीं मुझे 6 घंटा मुझे सूट करता है, फिर वो वाला ले लो आप बाद में। लेकिन आप उस राइट जॉब की वेट कर रहे हो। जैसे आपने खुद कहा कि गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी में ही पता चला आधी जवानी निकल गई, आप 35 साल के आप हो गए और आप IAS नहीं बन पाए, लेकिन आप लगे हुए हैं, फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की, मैं IAS नहीं बना। भाई आप ट्राई करते, आपको लगता था वो एक चीज़ आपने ट्राई की, लेकिन अब उत्साहित होकर आप कुछ और करो। आपने एक्सपीरियंस तो गेन किया ना, आपने पढ़ाई की ना, तो आप एक टीचर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं। क्या उनकी सैलरीज कम है क्या? नहीं। अच्छे प्रोफेसर्स की तलाश आज भी है, कल भी रहेगी, जिंदगी भर रहेगी, ठीक है ना। लेकिन अब साहब आप नहीं वो करना चाहते हैं, आप अपनी एजुकेशन को बस आप रोते रहते हैं कि यार मैं तो IAS बनना चाहता था, नहीं बना। लेकिन आपने जो एजुकेशन ली, आपने बहुत से कुछ और एवेन्यूज थे, एक दरवाजा बंद हुआ तो बहुत से खुले भी, तो आपने वो क्यों नहीं देखे? तो पॉजिटिव होना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। आज के समय में मैं पॉजिटिविटी की कमी देखता हूँ यूथ में। ठीक है, हम बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम हताश हो जाते हैं, और बहुत जल्दी हम बहुत कुछ चाहते हैं। तो बहुत जल्दी नहीं होता है साहब, ठीक है, वो अपने समय से आता है, वो धीरे धीरे आता है। ठीक है, जो नेचर ने जैसे बनाया, जैसे आप गेहूं बोएंगे तो वो अपने समय से ही फलेगा। ठीक है, आपके समय से आप उसमें कुछ केमिकल्स डालकर उसको जल्दी भी करेंगे तो उतना अच्छा बनेगा नहीं। आप हार्मोन्स डाल सकते हैं उसमें, लेकिन वो बात नहीं होगी कभी भी। तो हैविंग सेड दिस, एंजॉय द जर्नी। जब आप एक स्टूडेंट थे, आपने जो कुछ पढ़ाई की उसको एंजॉय करो, रो नहीं उसमें। रो कर पढ़ोगे तो वो कामयाब नहीं, इसका मतलब आपने गलत फील्ड चूज कर ली। आपको चल, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आर्ट्स लो। आप इंजीनियरिंग नहीं पढ़ो, आपको कंप्यूटर्स अच्छी लगती है, आप लिनक्स पे प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ओपन सोर्स सीख सकते हो, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके आपको उसमें मन नहीं लग रहा है, मतलब आप रो नहीं, उसमें सीखो, कुछ करो, कुछ और आगे बना सकते हो, अच्छी बात है। वो आप ग्रो करते रहो, एड ऑन करते रहो, बढ़ते जाओ आगे, जो है एक के बाद एक आगे जाओ, लेकिन यू शुड बी पॉजिटिव इन योर थॉट्स। ठीक है, तो माय सजेशन टू द यूथ वुड बी, बेसिकली व्हाट आई सी इज दैट you would need to put in the effort, you enjoy the journey and you stay positive. ठीक है, so you'll never be jobless. बहुत अच्छा आंसर दिया सर आपने। और सर कोई मोटिवेशन लाइन फॉर यंग जो 10वीं 12वीं कर रहे हैं, जो अभी इंटर्न करेंगे, या उनके पास करियर चॉइस, अभी किसी ने कुछ करियर चॉइस किया ही नहीं,
सोच रहा है कि कुछ करूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, कुछ करूं, ऐसे लोगों के लिए कोई एडवाइस आपकी तरफ से? मेरी एडवाइस यही होगी कि गो टू नेचर। जो है ना, जब भी आप के मन में बहुत सवाल होते हैं तो नेचर में वॉक करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, हाँ, जहाँ भी जंगल हो, जंगल नहीं है तो पार्क हो, और पार्क सभी लोग ढूंढ लेते हैं, वहाँ जाओ और वॉक करो। ठीक है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स, साइंटिस्ट ने इसको, इस थेरेपी को यूज़ किया है। जापान में तो इसको कहते ही हैं कि फॉरेस्ट वॉक नाम की एक टर्मिनोलॉजी होती है उनके यहाँ, कि आप नेचर में जाइए, क्योंकि हम नेचर से बने हैं। कभी भी आप हताश होते हैं तो आपको आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जर्नी सबकी अलग अलग है। सभी लोग एंटरप्रेन्योर्स नहीं बनेंगे, सभी लोग पायलट्स नहीं बनेंगे, सभी लोग आर्मी में नहीं जाएंगे। सबका अपना अपना चॉइस है, वो कब आपको क्या स्ट्राइक करता है। लेकिन हैविंग सेड दिस, स्टे पॉजिटिव, स्टे क्लोज टू नेचर। ठीक है, ये मेरी एडवाइस होगी सभी के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मेरा दिल्ली ट्रैवल करके आना सफल हो गया, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे लगा जितना सफिस्टिकेटेड आप होंगे, उतने सफिस्टिकेटेड तरीके से आपने मुझसे बात नहीं किया, जिसके लिए मैं लाख लाख आभार हूँ आपके लिए। मतलब क्या बताऊँ। तो दोस्तों, यही था एक नेशनल गोपालन जो है, जो नेशनल लेवल में जिनको अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, और जिन्होंने इतने सहजता से हमारे ये बच्चों वाले सवालों की जवाब दिए उन्होंने। और दोस्तों, हमारी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे दोबारा मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और जगह पर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग अस।